साल 1952 की बात है। देश की आज़ादी के 5 साल बाद 27 मार्च को देश में पहली बार लोकसभा चुनाव के साथ ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए। इस वक्त दिल्ली में विधानसभा की 48 सीटों के लिए कांग्रेस, जनसंघ, किसान मजदूर पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा ने अपने उम्मीदवार उतारे। कांग्रेस को 48 में से 37 सीटों पर जीत मिली। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सुशीला नायर का नाम सबसे आगे था। हालांकि नेहरू का समर्थन था चौधरी ब्रह्मप्रकाश यादव को, तो दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री का ताज उन्हीं के सिर पर आया। लेकिन ताजपोशी के कुछ ही दिन बीते थे कि दिल्ली की स्वायत्तता के लिए सीएम ब्रह्मप्रकाश यादव नेहरू और गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत से टकरा जाते हैं। इस टकराव का चरम वहां तक पहुंचा कि जिस नेहरू के समर्थन से ब्रह्मप्रकाश सीएम बने थे, उन्हीं से टकराव के बाद इस्तीफा भी देना पड़ गया। इस टकराव का कारण था अधिकारों की लड़ाई। आज के दौर में दिल्ली में केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों की लड़ाई किसी से छिपी नहीं है। लेकिन ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई तब भी थी जब दिल्ली चुनावी राजनीति में पहला कदम रख रही थी। तो आज आपको बताएंगे अधिकारों की इस लड़ाई की पूरी कहानी और ये भी कि कैसे इसी लड़ाई में दिल्ली के पहले सीएम की कुर्सी चली गई। मुख्यमंत्री बनने के बाद एक और ब्रह्मप्रकाश यादव दिल्ली शहर के लिए और ज्यादा अधिकारों की मांग कर रहे थे, वहीं नेहरू इसके खिलाफ थे। टकराव बढ़ा और 12 फरवरी 1955 को चौधरी ब्रह्मप्रकाश को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। एक रोज चौधरी साहब दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की कॉफी शॉप में दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। वहीं पर उन्होंने कहा, दिल्ली में मैं काफी अच्छे से सरकार चला रहा था, पर नेहरू जी और पंत जी ने मुझे मुख्यमंत्री के पद से इसलिए हटा दिया क्योंकि मैं दिल्ली सरकार के लिए ज्यादा शक्तियों की मांग करने लगा था। आप बताओ कि क्या मैं कोई अपराध कर रहा था? 1950 का दशक था। आज़ादी के बाद दिल्ली में राजनीति करने वाले ज्यादातर दलों ने समय समय पर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की। जुलाई 1947 की शुरुआत में पट्टाभी सीतारामैया समिति ने दिल्ली सरकार को ज्यादा स्वायत्तता देने की सलाह दी। इस समिति ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किए जाने की जरूरत है। जहां तक दिल्ली पर शासन का सवाल है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक लेफ्टिनेंट गवर्नर और एक निर्वाचित विधायिका द्वारा शासन किया जाना चाहिए। हालांकि भीमराव अंबेडकर ने सीतारामैया समिति की सिफारिशों का विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू ने भी दिल्ली में स्वतंत्र सरकार को कामकाज में छूट दिए जाने का विरोध ही किया था। उनका कहना था कि दिल्ली देश की राजधानी है और ये स्थिर नहीं है। ORF फेलो प्रोफेसर निरंजन साहू ने अपने लेख स्टेटहुड फॉर दिल्ली चेजिंग अ चिमेरा में लिखते हैं, दिल्ली के मामले में अंबेडकर के साथ सबसे बड़ा टकराव देशबंधु गुप्ता का हुआ था। गुप्ता दिल्ली की ओर से संविधान सभा में प्रतिनिधि थे। उन्होंने कहा, मैं अपने योग्य मित्र अंबेडकर से पूछता हूं कि उनकी चौकस निगाह अल्पसंख्यकों से संबंधित छोटी से छोटी बात को भी तुरंत पकड़ लेती है, फिर दिल्ली जैसे इस छोटे से प्रांत का दावा उनकी नज़र से कैसे बच गया? उन्हें दिल्ली के बारे में कुछ विचार करना चाहिए था। कम से कम इसे अल्पसंख्यकों के प्रांत के रूप में तो देखना ही चाहिए था। आखिर में तय हुआ कि दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए शासन चलाया जाएगा। हालांकि विरोध बढ़ने पर 1951 में पार्ट सी स्टेटस एक्ट के तहत दिल्ली शहर में विधानसभा के गठन की अनुमति दी गई। सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, लैंड और नगर पालिका जैसे मामले केंद्र सरकार के अधिकार में रहे। बाकी पर शासन का अधिकार दिल्ली सरकार को सौंपा गया। 1952 में दिल्ली को पहला मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्मप्रकाश यादव के रूप में मिला। 1953 में दिल्ली के सीएम और केंद्र सरकार के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा था। इस बीच 1953 में राज्यों के निर्माण की जांच करने के लिए राज्य पुनर्गठन समिति बनाई गई। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दोहरे सरकार के जरिए शासन किए जाने से दिल्ली की स्थिति खराब हुई है और प्रशासनिक कामकाज में भी गिरावट आई है। इस रिपोर्ट का विरोध करते हुए सांसद सुचेता कृपलानी ने कहा, दिल्ली अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था खोने जा रही है, हम राज्य का दर्जा खोने जा रहे हैं, हमारे लोगों को मताधिकार से वंचित किया जाएगा, इसलिए मुझे लगता है कि दिल्ली के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा। इसके बाद दिल्ली ने अपनी यह व्यवस्था खो दी। 4 दशक तक दिल्ली बिना विधानसभा के रही। हालांकि इस बीच नेहरू सरकार ने 1957 में दिल्ली नगर निगम अधिनियम पास किया था, जिसमें दिल्ली वासियों के वोट के जरिए एक नगर निगम का चुनाव कराने की व्यवस्था की गई। केंद्र के इस फैसले के बाद भी दिल्ली के नेताओं का विरोध कम नहीं हुआ। आखिर में सरकार ने 1960 के दशक में 56 निर्वाचित और 5 मनोनीत सदस्यों के जरिए लोगों की भागीदारी तय करने के लिए दिल्ली को नगर निगम के बजाय महानगर परिषद बनाने का फैसला किया।
1970 के दशक में जनसंघ कांग्रेस के एक मजबूत राजनीतिक विरोधी के रूप में उभरी। जनसंघ के नेताओं ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की। 1980 के दशक के आखिर तक दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाए जाने की मांग काफी तेजी से उठने लगी। सबसे मुखर बीजेपी के नेता मदन लाल खुराना थे। खुराना की राज्य के दर्जे के लिए राजनीतिक रैली इतनी जोरदार थी कि उन्हें दिल्ली के शेर की उपाधि दी गई। 1987 में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं, इस बात को लेकर पूर्व जज RAS सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारिया आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 2 बड़ी बातें कही। पहला, केंद्र को राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासन पर पर्याप्त नियंत्रण रखने की जरूरत है, और दूसरी बात यह थी कि शहर के लोगों को भी अपने दैनिक जीवन के मामलों को देखने के लिए एक प्रतिनिधि निकाय बनाने की जरूरत है। इस तरह से इस आयोग ने दिल्ली में दोबारा से एक विधानसभा की बहाली की सिफारिश की थी। इनकी सिफारिश के आधार पर 1991 में संविधान के 69वें संशोधन के माध्यम से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। साथ ही दिल्ली में विधानसभा का गठन हुआ। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कभी दिल्ली को राज्य बनाने की बात कहने वाली कांग्रेस ने अचानक राजनीतिक यू टर्न ले लिया और एक बार फिर इसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया। 1993 में करीब 4 दशक बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए। इसमें भाजपा ने 49 सीटों पर जीत हासिल की। मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने, लेकिन वे अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। उनके बाद साहिब सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। फिर उनकी जगह सुषमा स्वराज ने ली। उसके बाद से दिल्ली की राजनीति में काफी बदलाव देखने को मिले। 1993 के बाद से लगातार दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की मांग उठती रही है। अभी भी दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच अधिकारों को लेकर के लड़ाई चल रही है, लेकिन इसका कोई समाधान निकट भविष्य में तो नजर नहीं आ रहा। तो आपका दिल्ली की व्यवस्था को लेकर क्या मानना है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।